नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जो हम डिस्कस कर रहे थे विद पीपीएस जो पैरामीटर प्रोसेस पैरामीटर सीट होती है उसकी हेल्प से हम इंजेक्शन मोल्डिंग से रिलेटेड जो डिफेक्ट आते हैं उसके जो फंक्शन होते हैं उनके जो पार्टों के फंक्शन होते हैं जो भी चीज़ें होती हैं वो हम डिस्कस आप लोगों से कर रहे थे। इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट था वो ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो टेक्निकल फादर जो चैनल है आप यूट्यूब पे जाओगे, वहाँ पर टेक्निकल फादर आप सर्च करोगे और उसकी जो प्लेलिस्ट होगी उसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर उसे देख सकते हो ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे या आज का जो लेक्चर होगा सेकंड पार्ट उससे आप उसे कोरिलेट कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। जितनी भी हमारी वीडियो आती हैं उनके जो PDF नोट्स होते हैं अगर आप वो लेना चाहते हो तो आप इस पर कमेंट करके हमसे ले भी सकते हो। कोशिश करें कि अपने जो डायरी है उसमें नोट्स वीडियो से खुद से बनाएं ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी तरीके से याद हो जाएं। अगर उसका समय आप लोगों को नहीं मिलता है तब जाकर आप PDF नोट्स हमसे ले सकते हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, अपने लेक्चर की तरफ कि कहाँ कहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। ये आप लोग देख सकते हो कि प्रोसेस पैरामीटर सीट थी जिसमें हमने टेस्टिंग शॉट वगैरह पार्ट के नाम जहाँ पर आप लोग फिल करते थे। इंजेक्शन प्रेशर क्या होता है, इंजेक्शन स्पीड क्या होती है, इंजेक्शन पोजीशन क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, चाहे वो MPa हो, मेगा पास्कल एरिया हो, चाहे बार में कैलकुलेट आप लोग करते हो। होल्डिंग प्रेशर क्या होता है, होल्डिंग टाइम क्या होता है, होल्डिंग स्पीड क्या होती है, इनकी ये सारी इधर की साइड आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर मैंने इनकी यूनिट को डिस्कस आप लोगों के सामने किया था क्योंकि कई बार जब भी आप इंटरव्यू में बैठते हो तो कोशिश वहाँ पर ये की जाती है कि आप लोगों को इंजेक्शन प्रेशर का पता होगा, लेकिन आपसे कई बार डीपली में जाकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसका जो यूनिट होती है वो कौन कौन सी यूनिट होती है, कि होल्डिंग जो स्पीड होती है उसकी यूनिट mm/सेकंड होती है। तो इसके बारे में आप लोगों से नॉलेज ले ली जाती है। तो आप लोगों को दोनों तरफा यानी कि एक हर डायमेंशन में आप लोगों को ध्यान रखकर पढ़ना होता है, चलना होता है। तो हमने जो डिस्कस कर लिया था यहाँ तक का जो पार्ट था हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था। सेकंड पार्ट में आज हम देखने वाले हैं कि हमें क्या क्या डिस्कस करना है। प्लास्टिक पैरामीटर, टेम्परेचर पैरामीटर। जब हम यहाँ की बात करते हैं तो ये जो पार्ट है इसे हम अलग डिस्कस करने वाले हैं और इधर वाले पार्ट को हम अलग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला आता है शॉर्ट साइज। इसके नाम में अगर आप देख सकते हो कि शॉर्ट साइज, शॉर्ट का मतलब होता है कि कोई भी जो भी आप शॉर्ट लगाने वाले हो, शॉर्ट का मतलब जब आप जितना मटेरियल आप एक शॉर्ट के अंदर मोल्ड के अंदर भरने वाले हो, इंजेक्ट करने वाले हो, तो वो जो शॉर्ट है वो कितना है, कितने ग्राम का है, चाहे वो 1 किलो का है, 1000 ग्राम का है, 50 ग्राम का है, 100 ग्राम का, जितने का भी है, ठीक है। वो जितना भी मटेरियल आप मोल्ड के अंदर फिल करने वाले हो तो शॉर्ट का मतलब आप लोगों को समझ में आया कि कोई वेट है जिसकी ये बात चल रही है जो मोल्ड के अंदर इंजेक्शन के दौरान फिल किया जाता है। लेकिन इसके नाम के सामने आ रहा है साइज। लेकिन किसी भी जो किलोग्राम होता है चाहे वो ग्राम में होता है उस यूनिट को कभी भी साइज में कैलकुलेट तो हम लोग नहीं करते, उसे ग्राम में करते हैं। जब भी कोई वेट हमें कैलकुलेट करना पड़ता है तो ग्राम, मिलीग्राम, चाहे किलोग्राम, क्विंटल, इनमें करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, साइज। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं साइज यानी कि की बात भी चल रही है। तो जब हम शॉर्ट साइज की बात करते हैं तो जितना इंजेक्शन जो हमारा स्क्रू होता है वो जितना भी रिफिलिंग के दौरान पीछे जाता है, जैसे आप लोग देखोगे कि यहाँ से पोजीशन स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ तक ये वैल्यू बढ़ती जाती है। तो मानो कि ये जो है हमारा जो स्क्रू है रिफिलिंग के दौरान 50 mm तक पहुँच गया, ठीक है। जब वो इंजेक्शन करेगा तो वो स्टार्ट चलना कहाँ से करेगा, 50 से ही करेगा। तो ये जो साइज हो गया 1 to लेकर 15 तक, ये जो साइज है, ठीक है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइज बोलते हैं। अब इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ज़्यादा अगर अचानक बढ़ जाए तो क्या हो सकता है, ये कम रह जाए तो क्या हो सकता है। तो इससे भी सेम प्रॉब्लम आती है। अगर शॉर्ट साइज आप चलती कोई भी मशीन है आप लोगों की रन कर रही है, ठीक पार्ट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर आप लोग क्या करते हो, शॉर्ट साइज को बढ़ा देते हो, तो जो नेक्स्ट शॉर्ट लगेगा उसमें क्या आ जाएगी, मोल्ड के जो मोल्डिंग पार्ट होगा उसके अंदर फ्लैश आप लोगों को देखने को मिलती है। क्योंकि जैसे ही आपने शॉर्ट साइज बढ़ा दिया, शॉर्ट साइज बढ़ाने का मतलब ये है कि आप लोगों ने मोल्ड के अंदर मटेरियल को बढ़ा दिया है, और जब वो बढ़ जाएगा तो फ्लैश आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं कि शॉर्ट साइज को कम कर दो,
ठीक है। तो जब शॉर्ट साइज को हम कम करेंगे तो मतलब क्या बना, मतलब ये बना कि आप लोगों ने मोल्ड के अंदर जो मटेरियल इंजेक्ट किया जा रहा था इंजेक्शन के दौरान या होल्डिंग के दौरान, उसे आप लोगों ने कम कर दिया। तो जब मोल्ड के अंदर मटेरियल कम जाएगा तो आप लोगों को शॉर्ट की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलेगी। तो आप लोगों ने शॉर्ट साइज के बारे में दो चीज़ें पढ़ी कि अगर इसे बढ़ाओगे तो आप लोगों को फ्लैश देखने को मिलेगा, और इसे आप घटाओगे तो आप लोगों को शॉर्ट की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और इसकी जो यूनिट होती है वो हम mm में डिनोट करते हैं। ठीक, सेकंड देखते हैं स्क्रू स्पीड। और जो स्क्रू आप लोगों ने हाई स्कूल या इंटर में 12वीं में आप लोगों ने फिजिक्स थोड़ा पढ़ा होगा, तो मैं आप लोगों को थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं वो डिस्कस बहुत अच्छे तरीके से डीपली होकर चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि दो चीज़ें बताई आप लोगों को उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पर चले गए। तो जब हम बात करते हैं स्क्रू की स्पीड की, तो स्पीड हम पढ़ते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं जिसे हम वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रेखीय गति। ठीक है, हिंदी में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसे रेखीय गति बोलते हैं। जब हम इसे ओमेगा से डिनोट करेंगे, किसी भी स्पीड को जब हम ओमेगा से डिनोट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं घूर्णन गति। ठीक है, घूर्णन गति। तो जब हम v से डिनोट करेंगे तो रेखीय गति, जब हम ओमेगा से डिनोट करेंगे तो घूर्णन गति। तो आप लोगों को पता होगा कि जो स्क्रू होता है जब वो रिपलिंग के दौरान पीछे जाता है, बैकवर्ड साइज एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ जाता है, तो उस समय क्या वो रेखीय गति करता है या फिर वो घूर्णन गति करता है? तो वो दोनों करता है। ठीक है, पीछे भी जाता है और वो घूमकर भी पीछे जाता है। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो स्पीड की कौन सी की बात कर रहे हैं, वो ओमेगा वाली यानी कि घूर्णन गति की बात कर रहे हैं। और जब घूर्णन गति की बात करते हैं तो उसकी जो यूनिट होती है उसकी होती है वो आरपीएम। ठीक है, आरपीएम का मतलब रोटेशन पर मिनट, यानी कि आप लोगों का जो स्क्रू है वो 1 मिनट में कितनी बार रोटेट हो रहा है। ठीक है, उसे ही हम बोलते हैं आरपीएम। ठीक है, तो आप लोगों को आरपीएम से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अब हम इसके फ़ायदे और नुकसान देख लेते हैं कि अगर आरपीएम आप लोगों को बढ़ा देते हो तो क्या प्रॉब्लम आएगी, आरपीएम आप लोग घटा देते हो तो क्या प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, करते हैं डिस्कस। आरपीएम, अगर आप लोगों की रिफलिंग हो रही है और आप लोगों की जो स्पीड है स्क्रू की, अगर वो मान लो कि 30 आरपीएम है, ठीक है, आरपीएम कितनी है आप लोगों की 30 है, लेकिन आप लोगों ने क्या कर दिया कि अचानक इसे बढ़ा दिया, 30 से आप लोगों ने इसे कर दिया 50, तो क्या फ़र्क या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। जैसे ही आप आरपीएम को बढ़ाओगे तो आप लोगों का मान लो कि जो रिफलिंग टाइम है वो 10 सेकंड आ रहा था, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने 30 से आरपीएम को 50 कर दिया तो ये जो रिफलिंग टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, एक्यूरेट मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ कि कितना कम हो जाएगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हो सकता है कि वो 7 हो जाए, हो सकता है कि वो 6 हो जाए, हो सकता है कि वो 8 सेकंड हो जाए। तो हमने क्या देखा, अगर हम जो आरपीएम है अगर हम उसे क्या कर देंगे, उसे बढ़ा देंगे तो हमारा जो रिफलिंग टाइम है वो कम हो जाएगा। लेकिन इसके कम होने से कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रिफलिंग टाइम कभी भी कूलिंग टाइम में ऐड नहीं होता है। और जब कूलिंग टाइम में रिफलिंग टाइम जो होता है वो साइकिल टाइम में ऐड नहीं होता है, और जो वो साइकिल टाइम में ऐड नहीं होता है तो उसका कोई भी इफेक्ट हमारे प्रोडक्शन पर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए इससे आप कम कर दोगे तो आप ये सोचो कि मैंने जो रिफलिंग टाइम है वो कम कर दिया तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, अगर मैंने ये बढ़ा दिया तो जो प्रोडक्शन है वो घट जाएगा। तो इससे कोई भी फर्क ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है, बशर्ते कि ये जो है कूलिंग टाइम से कम होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके हमने बढ़ाने की बात तो कर ली, अब इसके घटाने की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिफलिंग टाइम बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हमने इसे ज़्यादा ही कम कर दिया और रिफलिंग टाइम बढ़ गया और वो कूलिंग से ज़्यादा हो गया तो साइकिल टाइम हमारा बढ़ने की संभावना है। अगर साइकिल टाइम बढ़ेगा तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और इसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारी कंपनी या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं उस पर पड़ने वाला है। ठीक है, एक और फैक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर आप स्क्रू की स्पीड बढ़ा देंगे तो क्या क्या चीज़ें जो इफेक्ट हैं वो पार्ट के ऊपर आएंगे, तो एक इफेक्ट तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि बढ़ाएंगे तो क्या होगा और कम करेंगे तो क्या होगा। लेकिन सेकंड इफेक्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। आप लोगों ने सुनी होगी शियर हीट। ठीक है, शियर हीट का मतलब क्या होता है, आप लोग घर्षण को जानते होंगे, आप लोगों ने पुरातत्व जो एंशियंट हिस्ट्री है,
प्राचीन हिस्ट्री है उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आदि मानव थे उन्होंने जब आग जलाना सीखा तो कैसे सीखा, दो पत्थर लिए, जो स्टोन लिए, उन्हें आप लोगों उन्होंने क्या किया, उन्हें घिसा, और घिसने के बाद में उसमें जो फ्रिक्शन हुआ, घर्षण हुआ, उससे क्या हुआ, एक हीट पैदा हुई, और उसी हीट को तो हम क्या बोल रहे हैं, शियर हीट, उसी तो बोल रहे हैं हम। जो दो चीज़ों की, जो दो, चाहे वो स्टोन है चाहे वो मटेरियल के दो कण हैं, उनके बीच में जब हम उसे घिसते हैं, उनके बीच में एक घर्षण पैदा होता है, तो उनकी जो शेयरिंग होती है उससे क्या पैदा होती है, एक हीट पैदा होती है। उसी हीट को हम यहाँ पर टेक्निकल भाषा में लेकर आए हैं, जो कहाँ पर यूज़ की जा रही है, जब स्क्रू रोटेट करता है, अगर उसकी स्पीड को हम बढ़ा देते हैं तो बढ़ाने पर जो हीट जनरेट हो रही थी, अब वो हीट की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, और जब क्वांटिटी हीट की बढ़ जाएगी तो बैरल का तापमान आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा, और जब बैरल का तापमान बढ़ेगा तो जो आप लोगों का प्लास्टिक रॉ मटेरियल है वो अपने प्रोसेसिंग टेम्परेचर से ऊपर जाएगा, और जब वो ऊपर जाएगा तो आप लोगों का जो प्लास्टिक मटेरियल है वो डिग्रेड होने की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अब एक नया आप लोगों को टॉपिक मिला कि डिग्रेड क्या होता है। कोई भी प्लास्टिक मटेरियल होता है उसकी अपने विशेष गुण होते हैं, अपनी विशेष क्वालिटी होती है। जब वो अपनी विशेष क्वालिटी को किसी भी जो उसकी संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होती है, केमिकल स्ट्रक्चर होती है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी जो बॉन्डिंग होती है वो वीक हो जाती है, और कई बार जो बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से मटेरियल अपनी विशेष गुण जो होते हैं, स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, उसे खो देता है, और उसी की वजह से हम बोलते हैं कि जो मटेरियल है हमारा वो डिग्रेड कर गया है। ठीक है, कई बार बर्न मार्क की प्रॉब्लम भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आप लोग इंटरव्यू में ये आप लोग कोट कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो कि अगर आप लोग जो आरपीएम है अगर उसे आप बढ़ाते हो तो शियर हीट जनरेट होगी, जिससे आप लोगों का मटेरियल, बैरल का टेम्परेचर बढ़ेगा और मटेरियल के डिग्रेड होने की या बर्न मार्क आने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाएगी। ठीक है, आई होप कि आरपीएम से रिलेटेड आप लोगों के मन में कोई भी क्वारी नहीं रही होगी। अगर रही है तो आप लोग दोबारा वीडियो को देखें, अगर उसके बाद भी रहती है तो आप कमेंट में आंसर मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बैक प्रेशर यहाँ पर दिया हुआ है, जो भी बैक प्रेशर आप लोगों की मशीन का आता है वो आप यहाँ पर भर देंगे। मैंने दो कॉलम इसलिए छोड़े हैं क्योंकि इस स्टेप में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर आप एक में यूज़ कर रहे हो तो सही है, दो में यूज़ कर रहे हो तो तब भी आप यहाँ पर इस वीपीएस में अपनी मशीन पर भर सकते हो। बैक प्रेशर भी बिल्कुल एमपीए और बार दोनों में कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि ये भी एक क्या है, प्रेशर है, और स्क्रू के द्वारा ये लगाया जाता है। ठीक है, जी हाँ, ये बात आप लोगों को अलग सी लग रही होगी जी, बैक प्रेशर स्क्रू के द्वारा कैसे लगाया जाता है। ठीक है, स्क्रू के द्वारा मतलब जो आप लोगों का हाइड्रोलिक जो आप सिलेंडर यूज कर रहे हो या फिर हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक मोटर यूज कर रहे हो उसके द्वारा ये जनरेट किया जाता है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे। आप लोगों ने क्या किया, मैं बैरल आप लोगों को थोड़ा सा बना देता हूँ। ये बैरल है और बैरल में क्या है, ये स्क्रू लगा हुआ है। बहुत ध्यान से देखना, आज मैं कुछ भी चीज़ें आप लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये आप लोगों का स्क्रू है, तो जैसे ही होपर है, हाँ सॉरी, तो आप लोगों को मैंने बैरल बनाया था और ये बैरल मैं दोबारा थोड़ा सा जनरेट बना देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर चीज़ों को। तो यहाँ पर क्या है, ये होपर है, और होपर से जो मटेरियल आता है, आप लोग क्या देखते हो कि मैंने अभी बात करी कि जो स्क्रू होता है वो रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज। जब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा, लेकिन पीछे जाने के लिए इसके ऊपर कोई भी प्रेशर या कोई भी वर्क फोर्स काम नहीं करता है। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों को। जैसे ही ये घूमना शुरू करेगा तो इसकी फ्लाइट का जो डिज़ाइन होता है, स्क्रू की फ्लाइट का जो डिज़ाइन होता है वो इस तरीके से होता है कि अगर इसके अंदर कोई भी वस्तु आकर गिर गई या कोई भी मटेरियल है वो भी आकर यहाँ पर गिर गया, तो जैसे ही ये घूमना स्टार्ट करेगा तो वो फ्लाइट के जरिए बढ़ता हुआ वो आगे की तरफ चलने लगेगा। और जब वो यहाँ से मटेरियल कंटिन्यूअस आ रहा है, लगातार आ रहा है और ये स्क्रू घूमे जा रहा है, तो होगा क्या कि ये जो स्क्रू के टिप का और जो बैरल की टिप है इसके बीच में कुछ स्पेस होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी आप कुशन के रूप में बोलते हो तो वो स्पेस होता है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे मटेरियल यहाँ से आ रहा है, हो सकता है कि यहाँ पर 50 ग्राम मटेरियल का ही या 1 mm जो भी है उस मटेरियल की ही जगह हो, यहाँ पर 50 ग्राम या 10 ग्राम मटेरियल की ही यहाँ पर स्पेस हो। तो लेकिन पीछे से मटेरियल क्या आ रहा है, लगातार आ रहा है। तो जब यहाँ पर मटेरियल इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा तो अब मटेरियल को जगह यहाँ पर नहीं मिलेगी, स्पेस नहीं मिलेगा इकट्ठा होने के लिए। अब वो क्या करेगा, वो प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, जब वो प्रेशर क्रिएट करेगा तो वो स्क्रू के ऊपर बैक साइड की तरफ प्रेशर बनाएगा।
ठीक है। ये जो प्रेशर लग रहा है तो कई स्टूडेंट या कई लोग क्या कहते हैं, इसे बैक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है कि ये बैक प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, इसे आप लोगों को याद रखना है। तो अब ये स्क्रू क्या करता है, ये पीछे की तरफ चलना स्टार्ट करता है। तो ये जो स्क्रू है, मान लो कि जब ये इसने यहाँ से चलना शुरू किया और रिपलिंग लेनी शुरू की, और जब वो 50 mm तक पहुँचेगा तो इसमें पहुँचने में उसे मान लो कि कितना समय, रिपलिंग समय कितना लगा, 10 सेकेंड लग गए। ये आप मान सकते हो कि 10 सेकेंड लग गए। तो यहाँ पर पीछे की तरफ से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा था, तब इसे कितना समय लग रहा था, 10 सेकंड। तो आप ये भी बोल सकते हो कि रिफिलिंग के दौरान जो स्क्रू है वो बैरल के अंदर, मटेरियल के अंदर कितने सेकंड तक घूमेगा, 10 सेकंड तक। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ कि पीछे से कुछ फोर्स लगा देता हूँ ताकि स्क्रू जो पीछे की तरफ ना आने पाए। ठीक है, तो मैंने फोर्स लगा दिया 6 बार का, मैंने 6 बार का फोर्स लगा दिया। तो अब स्क्रू जो अपनी पोजीशन पर, इनिशियल पोजीशन पर उसे आना था 50 पर, अब वो क्या करेगा, वो 10 सेकंड से ज़्यादा लेट हो जाएगा। मान लो कि वो 12 सेकंड पर पहुंच गया। ठीक है, 12 सेकंड या 15 सेकंड उसे लग गई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो रिफिलिंग के दौरान स्क्रू मटेरियल के अंदर 10 सेकंड तक घूम रहा था, तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से वो स्क्रू अब 15 सेकंड तक घूम रहा है। यानी कि बैक प्रेशर जैसे ही मैंने बढ़ाया, यहाँ से एक प्रेशर मैंने क्रिएट किया, तो अब वो 5 सेकंड रिफिलिंग के बढ़ गए। जब वो 5 सेकंड रिफिलिंग के बढ़ेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो स्क्रू है वो 5 सेकंड तक मटेरियल को ज़्यादा मिक्स करेगा। ये बात समझना, अगर आप लोगों को समझ में नहीं है तो दोबारा वीडियो को आप लोग रिवाइज करके देख लेना। तो अब पहले ये 10 सेकंड तक मटेरियल को मिक्स कर रहा था, लेकिन मैंने जैसे ही बैक प्रेशर बढ़ाया तो अब ये 15 सेकंड तक मिक्स कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे जैसे मटेरियल पर, जैसे जैसे मैं बैक प्रेशर मशीन में बढ़ा रहा हूँ तो रिफिलिंग टाइम बढ़ रहा है, और जो स्क्रू है वो मटेरियल के अंदर ज़्यादा समय तक घूम रहा है, यानी कि उसे ज़्यादा देर तक मिक्स कर रहा है। ठीक है, तो अब इसका जो रिजल्ट निकल के आया वो यही आया कि स्क्रू जो होता है उस पर बैक प्रेशर बैक साइड से लगाया जाता है, ना कि मटेरियल द्वारा फ्रंट साइड से लगाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। दूसरी चीज़, बैक प्रेशर का जो प्रयोग किया जाता है वो जो किया जाता है मटेरियल की अच्छी मिक्सिंग के लिए। ठीक, अगर आप लोग मास्टर बैच, पिगमेंट, ऐसी कोई भी कलर के फुल मटेरियल चला रहे हो और उनकी आप लोगों को अच्छी मिक्सिंग करनी है तो आप लोगों को बैक प्रेशर लगाना ही पड़ेगा, और उसकी अच्छी मिक्सिंग नहीं आ रही है तो आप बैक प्रेशर बढ़ाकर उसकी मिक्सिंग को अच्छा बना सकते हो। ठीक, एक चीज़ ये हुई। अगर आप बैक प्रेशर बढ़ा देते हो और मटेरियल के अंदर जो स्क्रू है वो ज़्यादा समय तक घूमेगा तो फिर कंडीशन एक और बनेगी। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कंडीशन कौन सी बनेगी, कि स्क्रू मटेरियल के अंदर ज़्यादा देर तक घूमेगा, और जब ज़्यादा देर तक घूमेगा तो फिर से घर्षण पैदा होगा। पहले 10 सेकंड तक घूम रहा था तो जितने भी शियर हीट पैदा हो रही थी, लेकिन जैसे ही वो 5 सेकंड और बढ़ेगी तो शियर हीट भी क्या करेगी, बढ़ जाएगी, और बैरल का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब बैरल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो नेक्स्ट कंडीशन क्या निकल के आएगी, मटेरियल फिर से डिग्रेड होने की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो आप ये कह सकते हो बैक प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो मटेरियल की मिक्सिंग तो होगी, लेकिन उसकी डिग्रेड मटेरियल के होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आई होप कि बैक प्रेशर से रिलेटेड आप लोगों के मन में कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं रिफिलिंग टाइम। जितने भी टाइम तक मटेरियल क्या होता है, चार्जिंग लेता है, या मटेरियल जो है, मशीन जो है, स्क्रू के आगे जो स्पेस होता है बैरल की टिप से पीछे, वहाँ पर नेक्स्ट शॉट के लिए जो मटेरियल इकट्ठा करते हैं उसे ही बोलते हैं हम रिफिलिंग टाइम। इसे चार्जिंग टाइम भी बोलता है, इसे रिफिलिंग टाइम दोनों बोला जाता है। मैं भी आप लोगों के सामने डिस्कस कर चुका हूँ इस चीज़ को, और इसे सेकंड की यूनिट में जो है आप लोग इसे मेज़र करते हैं। अब बात करते हैं कूलिंग टाइम। ये सिंपल है। कूलिंग टाइम क्या होता है कि जितने समय तक हम क्या करते हैं, मटेरियल को मोल्ड के अंदर बनाने के बाद, उसे मोल्डिंग करने के बाद, शेप देने के बाद जितने समय तक हम उसे ठंडा करते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, कूलिंग टाइम बोलते हैं, और इसे सेकंड में हम मेज़र करते हैं। ठीक, और इन सब चीज़ों को देखकर नेक्स्ट आता है, फाइनल तौर पर आता है साइकिल टाइम। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साइकिल टाइम होता है वो किन किन टाइमों के बाद बनता है। तो सबसे पहले मोल्ड ओपन टाइम, मोल्ड क्लोजिंग टाइम होता है। ठीक है, मोल्ड क्लोजिंग टाइम मान लो कि 2 सेकंड है। फिर इंजेक्शन टाइम हो गया, इंजेक्शन टाइम मान लो कि 2 सेकंड है। फिर होल्डिंग टाइम हो गया, हो सकता है कि होल्डिंग टाइम कितना हो, 1 सेकंड हो। फिर उसके बाद में क्या है,
कूलिंग टाइम है, हो सकता है कि 20 सेकंड हो, उसके बाद में होल्ड कूलिंग टाइम के बाद में आप लोगों का मोल्ड ओपन टाइम है, हो सकता है कि वो भी 2 सेकंड हो सकता है कि आप लोगों के फिर क्या होता है इजेक्शन टाइम आता है, इजेक्शन टाइम भी 2 हो, तो 2 दूनी 4 और 20 24 और 2 26 27 28 29 30, यानी कि इन सबको, यानी कि इन 6 स्टेप की जो टाइमिंग होती है उन सबको मिलाकर ही एक समय बनता है कंप्लीट, और उसे ही बोलते हैं हम साइकिल टाइम। यानी कि इस साइकिल टाइम में यानी कि 30 सेकंड में हमें एक शॉट प्राप्त हो जाता है मशीन से, फिर नेक्स्ट साइकिल के लिए हमारी जो मशीन है वो रन करने लगती है। ठीक, अब चलते हैं हम टेम्परेचर पैरामीटर की तरफ, इसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हीटर टेम्परेचर, ठीक, नोजल टेम्परेचर, H1 H2 H3 और H4 और ऑयल टेम्परेचर। आप लोगों के यहाँ पर ये बैरल से रिलेटेड टेम्परेचर आप लोगों ने देखे होंगे अपनी मशीन में। जब हम बात करते हैं हीटर से तो सबसे पहले आप लोगों का आता है ऑयल टेम्परेचर, कि आप लोगों की मशीन में जो हाइड्रोलिक ऑयल रन कर रहा है उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है। कई बार क्या होता है कि ऑयल टेम्परेचर गिरने लगता है, कई बार क्या होता है ऑयल टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो आप लोगों की मशीन ओवर टेम्परेचर दिखाने लगती है, जिसकी वजह से आप लोगों की मशीन कई बार रुक भी जाती है, क्योंकि वो टॉलरेंस से अबाव चला जाता है, या तो फिर वो नीचे चला जाता है टॉलरेंस से, 20 की टॉलरेंस है, 10 की टॉलरेंस है, या तो ऊपर चला जाता है नीचे चला जाता है, तो आप लोगों की मशीन में प्रॉब्लम आम देखने को मिल जाती है। तो उसे आप टॉलरेंस में रखें तो वो मशीन सही चलती रहती है। H4 है, H3 है, तो ये हीटर है, ठीक है, हीटर नंबर है। तो इनमें क्या होता है आप लोगों को टेम्परेचर भरना होता है, अगर आप टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर दोगे तो उससे भी आप लोगों को कई बार प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसी में एक पॉइंट बताऊँगा भी, ये हो जाता है नोजल टेम्परेचर। तो कई बार क्या होता है कि इसमें भरने की प्रॉब्लम आती है कि सर कितना भरें, ठीक। तो जो प्रोसेसिंग टेम्परेचर होता है उसे आप लोगों को क्या करना चाहिए, जो नोजल का टेम्परेचर होता है और उससे पिछले वाला जो ये H1 का टेम्परेचर होता है, जो प्रोसेसिंग टेम्परेचर आप लोगों को चला रहे हो, मैं पीसी का उदाहरण ले लेता हूँ, ठीक। पीसी को आप लोग क्या करते हो 280 तक चला लेते हो, 280 पे आप चलाते हो, तो नोजल का टेम्परेचर आप लोगों को क्या करना चाहिए, अगर आप 280 पे चला रहे हो तो आप लोगों को 80 पे नहीं है 85 पे चलता है ज़्यादातर, तो यहाँ पर कितना रखते हैं नोजल का टेम्परेचर, आप 5 कम रख सकते हो, इसके बाद में इसमें और 5 कम कर दो, और 5 कम कर दो, और 5 कम कर दो। तो इस पर घटाने का कारण क्या है, क्योंकि जैसे जैसे आप पीछे से चलोगे, यहाँ से आप लोगों का मटेरियल आया और उसे कहाँ तक पहुँचना है, उसे यहाँ तक नोजल तक पहुंचना है, तो यहाँ के बीच में वो कहाँ पर रहने वाला है, वो एक हाई टेम्परेचर के बीच में रहने वाला है। और कितने समय तक, रेजिडेंस टाइम तक। ये मदरसन में पूछा गया था क्वेश्चन, और बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर रेजिस्टेंस टाइम होता है, रेजिडेंशियल टाइम होता है, वो लोग नहीं बता पाए थे। तो रेजिडेंस टाइम क्या होता है कि जब मटेरियल बैरल के अंदर होपर से आता है और जब तक वो नोजल से बाहर मोल्ड के अंदर ना निकल जाए, तो उसके बीच में जितने समय तक मटेरियल बैरल के अंदर रहता है उसे हम रेजिडेंस टाइम बोलते हैं। और अगर वो बढ़ता है तो मटेरियल के डिग्रेड होने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है और मटेरियल में बर्न मार्क आने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो आप ये कह सकते हो कि टेम्परेचर को आप लोगों को पीछे की तरफ, जब आप फीड सिस्टम की तरफ जाते हो तो आप लोगों को टेम्परेचर कम करना चाहिए, एक ये कारण होता है। दूसरा कारण क्या होता है कि जो फीड थ्रोट का टेम्परेचर होता है वो हम लोगों को, हीटर का टेम्परेचर वो कम रखना होता है, क्योंकि आप लोगों का क्या होता है, हॉपर होता है, तो हॉपर से जो मटेरियल आता है, तो आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे ही आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों ने एक रोड ली, लोहे की कोई रोड है, मेटल की कोई रोड है, आप लोगों ने इधर से गर्म करना उसे स्टार्ट किया, तो आप लोग देखोगे कि धीरे धीरे जहाँ पे आप लोगों ने पकड़ी हुई है वहाँ पर भी वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। क्योंकि ये क्या होती है, हीट की चालन विधि होती है। हीट क्या करती है, चलती है, एक स्थान से संचरण होता है उसका। तो जब बैरल का टेम्परेचर मान लो कि हमारा 285 चल रहा है, तो हॉपर भी क्या है, वो भी मेटल का ही है, वो कहाँ जुड़ा हुआ है, बैरल पर जुड़ा हुआ है। तो हीट क्या करती है, वो यहाँ से बैरल की तरफ से कहाँ जाती है, हॉपर की तरफ, यानी कि ज़्यादा से कम की तरफ चलती है, ये फिजिक्स कहती है। तो जब ज़्यादा से कम की तरफ चलती है तो मेंटेन करने के लिए वो यहाँ तक भी पहुँचती है। अगर वो जो 280 टेम्परेचर बैरल का है, अगर वही टेम्परेचर आप लोगों का हॉपर का हो जाएगा तो क्या होगा, फिर तो मटेरियल जो बैरल के अंदर आकर मेल्ट हो रहा था अब तो वो हॉपर में ही मेल्ट होने लगेगा। मेल्ट होगा तो नेक आप लोगों की गर्दन जो है ये हॉपर की बंद हो जाएगी। जब बंद हो जाएगी तो आप लोग मटेरियल जो है बैरल के अंदर आ नहीं पाएगा, तो मशीन आप लोगों की ऑलरेडी बंद हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर है वो आप लोगों को कम रखना होता है, ताकि ये जो पोर्शन है वो ठंडा बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैनीफोल्ड या हॉट गेट टेम्परेचर। तो अगर आप मोल्ड यूज़ कर रहे हो, मोल्ड मैंने आप लोगों को 5 टाइप के बताए थे, 2 प्लेट मोल्ड होता है, 3 प्लेट मोल्ड होता है, हॉट रनर मोल्ड होता है,
और आप लोगों का क्या होता है, सेमी हॉट रनर होता है, स्प्लाइट मोल्ड होता है। 5 तरह के मोल्ड आप लोगों को देखते हो, ठीक है। इन्हीं में और वर्जन भी हैं, लेकिन जो मेन हैं वो 5 तरह के मोल्ड आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो अगर आप हॉट रनर मोल्ड मशीन में चला रहे हो तो उसमें एक मैनीफोल्ड होता है, ठीक है। मैनीफोल्ड होता है जिससे एक वायर कनेक्ट होती है, और वो HRS हॉट जो हॉट रनर सिस्टम होता है, या तो HRS होता है उसमें कनेक्ट होगा, या फिर HRTC लगी होती है। HRTC की फुल फॉर्म मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हॉट रनर टेम्परेचर कंट्रोलर। ठीक, जब आप हॉट रनर मोल्ड किसी मशीन में यूज़ करते हो तो जो हॉट रनर टेम्परेचर कंट्रोलर होता है उसमें जोन बने होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं। जितने भी हीटर आप लोग मॉडल में यूज़ कर रहे हो उतने वो आप लोगों को ऑन करने होते हैं। तो उनका टेम्परेचर भी आप लोगों को यहीं से सेट करना होता है। तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो वो जितना भी टेम्परेचर आप लोगों का चल रहा है वो आप यहाँ पर भर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कैविटी और कोर, जितना भी उनका टेम्परेचर चल रहा है, कैविटी का कितना टेम्परेचर। कई बार क्या करते हैं, पूरे मोल्ड का टेम्परेचर सेम चलाते हैं, लेकिन कई बार क्या करना होता है कि कैविटी का टेम्परेचर अलग होता है, कोर का टेम्परेचर अलग होता है। इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ। जो कैविटी होती है उसका टेम्परेचर क्या होता है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फ्लैश की प्रॉब्लम आने लगती है। लेकिन अगर आप लोगों के कोर का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप लोगों के जो इजेक्टर है वो सीज हो जाते हैं। तो इसलिए कई बार क्या किया जाता है, या तो पूरे मोल्ड में ठंडा पानी चलाया जाता है, या फिर जो कोर होती है उसमें ठंडा पानी चलाया जाता है, और कैविटी में बहुत कम कूलिंग देनी होती है। कोशिश करें कि कैविटी में बहुत कम कूलिंग दे, एक रोटेशन करा दें आप लोगों का काफ़ी, एक पाइप लगा दें। लेकिन जो आप लोगों का क्या होता है, कोर होता है, उसमें आप लोगों को ज़्यादा कूलिंग देनी होती है। और मेनली अगर आप मैनीफोल्ड यानी कि हॉट रनर मोल्ड यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों को इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अगर आप लोगों ने 5 मिनट नहीं 2 मिनट भी अगर आप लोगों ने मोल्ड को खुला छोड़ दिया तो गाइड पिलर क्या कर जाते हैं, वो एक्सटेंड कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, मोटे से हो जाते हैं, ताकि वो फिर वो क्या होता है, गाइड बुश के अंदर आ नहीं पाते, आप लोगों का मोल्ड बंद नहीं हो पाता। तो आप लोग कभी भी हॉट रनर मोल्ड को ओपन करके कभी भी ना छोड़ें, उसे बंद करके ही रहने दें ताकि उनका टेम्परेचर मेंटेन रहे और उसे आप यूज़ कर सकें। इजेक्टर स्टॉक है वो आप यहाँ पर भर सकते हो। इजेक्टर टाइम है, कितना इजेक्टर टाइम ले रहा है वो यहाँ पर भर सकते हो। इजेक्टर स्टॉक का मतलब क्या होता है कि कितना स्टॉक अब ले 40 पे चला हुआ है, 30 mm पर बाहर निकाल रहे हो आप, जितना पे भी निकाल रहे हो वो कहाँ भरोगे, आप यहाँ पर भर दोगे उसे, ठीक है। मोल्ड ओपन टाइम जितना भी आप लोगों को आ रहा है वो आप यहाँ पर भर दोगे। मोल्ड क्लोज टाइम जो आप लोगों का आ रहा है वो यहाँ पर भर दोगे। और एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था मेरे से कि सर हम क्या मोल्ड ओपन टाइम को डायरेक्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मोल्ड क्लोजिंग टाइम को कम या ज़्यादा हम डायरेक्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कुछ वैल्यू ऐसी होती है जो मशीन को हम प्रोवाइड कराते हैं, कुछ वैल्यू ऐसी होती है जो मशीन हमें प्रोवाइड कराती है। तो मोल्ड ओपन टाइम, मोल्ड क्लोजिंग टाइम, ये भी कुछ ऐसे समय है जो मशीन हमें प्रोवाइड कराती है, हम मशीन को प्रोवाइड डायरेक्ट नहीं करा सकते इन्हें। तो हम इन्हें कंट्रोल कैसे करेंगे फिर? हम इन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम इनकी स्पीड से कंट्रोल करते हैं, हम इनके प्रेशर से कंट्रोल करते हैं। इन चीज़ों को मैनेज करके ही हम इन्हें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज टाइम को भी और ओपन टाइम को भी डायरेक्ट हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फिर वो कौन कौन से टाइम है जिन्हें हम डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल है, जो आप लोगों का क्या होता है, कूलिंग टाइम होता है, हम उसे डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मर्जी से घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। होल्डिंग टाइम होता है जिसे हम डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं, इसे अपनी मर्जी से हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे कुछ समय हैं, कुछ टाइम है जो मशीन को हम प्रोवाइड कराते हैं, अपनी मर्जी से हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, मोल्ड ओपन पेज और मोल्ड ओपन टाइम, ये हम लोगों ने देख ही लिया। और इजेक्टर की स्पीड भी है आप लोगों को क्या, हाँ इससे रिलेटेड भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। इजेक्टर स्पीड फर्स्ट, इजेक्टर स्पीड सेकंड। तो कभी भी कोशिश करें जो इजेक्टर पोजीशन फर्स्ट होगी उसकी जो स्पीड आप लोगों को रखनी है वो मिनिमम रखनी है। जैसे अगर आप लोगों ने यहाँ पर 15 स्पीड रखनी है तो पहले आप लोगों को 10 रखनी होगी पहली पोजीशन की, और सेकंड की आप लोगों को 15 रख लो। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही कोर के अंदर मटेरियल क्या होता है, मोल्ड पार्ट होता है, वो चिपका होता है, फंसा होता है। अगर आप उसे डायरेक्ट 15 से मारोगे तो या तो इजेक्टर की पिन के निशान आएंगे, या पार्ट आप लोगों की थिकनेस अगर कम है तो इजेक्टर पिन उससे पिंच करके, पंच करके पार निकल जाएंगी, पेंट्रेशन करके पार निकल जाएंगी, तो पार्ट आप लोगों का ख़राब हो गया। लेकिन जैसे ही अगर आप कम स्पीड से उसे पहले कोर से अलग कर लेते हो तो वो बहुत धीरे से निकल जाएगा। जैसे ही वो कोर से अलग होगा तो आप 15 या 20 की स्पीड मारकर उसे बाहर आप गिरा सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। तो कोशिश करें कि जो इजेक्टर स्पीड फर्स्ट होती है वो आप लोगों को कम ही रखनी होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं,
या एक काम करो, आप आज की जो वीडियो है काफ़ी 28-29 मिनट की हो गई है, तो मैं आप लोगों को यहीं रोकता हूँ। और नेक्स्ट इसका जो थर्ड पार्ट है वो बाकी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बची हुई हैं जो आप लोगों के माइंड में एक अच्छी क्लैरिटी लेकर आने वाली है। तो आप लोगों उस वीडियो को मिस ना करें बिल्कुल भी। और इस वीडियो में मैंने आप लोगों से इतनी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं कि अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लें, लेकिन उसके आप नोट्स भी बना सकते हो। उसको जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए। जब आप लोगों के माइंड में वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप लोगों को किसी से भी कोई चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कोई भी आप इंटरव्यू पुटअप करते हो तो वहाँ पर आप लोग फेस करते हो तो जो भी आप क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इंजेक्शन मोल्डिंग से रिलेटेड, वो आप लोग बड़ी आसानी से वहाँ पर मेंशन कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, तो आई होप जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस की हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कुछ नहीं आई है समझ में तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो इसका थर्ड पार्ट होने वाला है। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो अगर आप प्लास्टिक से रिलेटेड डिप्लोमा करना चाहते हो गवर्नमेंट कॉलेज से, तो उसके फॉर्म जो हैं वो रिलीज हो चुके हैं। और जल्दी से जल्दी पूरी जानकारी पाने के लिए एक वीडियो जल्दी से जल्दी उनके ऊपर आएगी, जल्दी से कोशिश करूंगा मैं लेके आने की। और आप लोग अगर डिप्लोमा कोई करना चाहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में या इस व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे जो है कांटेक्ट जल्दी से जल्दी कर ले, ताकि उनकी जो डेट है वो निकल ना जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोगों का प्रमोशन है वो डिप्लोमे की वजह से रुका रहता है, या आप लोगों को पता नहीं होता है कि आप प्लास्टिक फील्ड में करियर बनाने के लिए कौन सा डिप्लोमा कर सकते हैं, एक्सेट्रा जो नॉलेज होती है, जो भी आप लोगों की कन्फ्यूजन होती है वो आप लोगों को नहीं पता होता है। तो आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हो, इस व्हाट्सअप नंबर पर आकर हम हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक जल्दी कर दें और दोस्तों को शेयर भी कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन जो है उसे ऑन कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो हमारी आती है उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए मैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।